What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, आज हमारा डे नंबर 15 जिसमें हम करेंगे अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी मैक्रो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। डे 1 से लेकर डे 15 तक में हमने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से केस स्टडीज ज्यादातर पूछी जाती है। तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो इन्फॉर्मेशन ये कि आफ्टर 12th अगर आपने प्रिपरेशन करनी है क्लैट की, बोले तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आए एक स्पेशल बैच जो कि 19 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें जितने भी एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, वो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर्स है, यानी उन्होंने भी अपने टाइम पर रैंक हासिल की हुई थी क्लैट के अंदर। तो जब आप किसी टॉपर से पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता है, उन्होंने खुद ने कैसे पढ़ाई की। और जो बंदा ऑल ओवर इंडिया रैंक लेकर आया, इट मींस कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज थी कि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकता था आसानी से। तो वो शॉर्ट एंड जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे वो एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपके जतिन लालवानी सर, इनकी खुद की रैंक ऑल ओवर इंडिया 54 आई थी। फिर दिव्या कुमार गर्ग है, इनके ऑल ओवर इंडिया 68th रैंक आई थी। मानव सिद्धांत थे, इनके ऑल ओवर इंडिया 20th रैंक आई थी। फिर प्रियांशु जैन है, इनके ऑल ओवर इंडिया रैंक 35 आई थी। तो इन रैंक होल्डर से पढ़ने का फायदा आपको ये मिल जाता है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी जो उन्होंने खुद ने यूज किए हैं वो आपसे शेयर करते हैं और आपको भी उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे ना तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा पूरा। ठीक है, आपको क्लैट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट और क्विज भी होते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज भी है इसमें और अनलिमिटेड एक्सेस है जिससे आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइव क्लासेस के भी शेड्यूल्स आपको दे रखे हैं कि लाइव क्लासेस कौन सी चल रही है। और नीचे आएंगे तो ये आपके टॉप एडुकेटर्स दे रखे हैं, ये वो बैचेस हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके का पूरा जो इंटरफेस है, पूरा जो स्ट्रक्चर है इनकी वेबसाइट का, वो पूरा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वगैरह हर चीज़ आपको इनकी इस में मिल जाएगी। फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके सब्सक्रिप्शन ऐसे 1 महीने का 5,000 का है, 3 महीने का 12,500 का है, 6 महीने का 20,000 का है, 12 महीने का 25,000 का, 24 महीने का 30,000 का है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो क्लैट 10 पे क्लैट 10 टाइप कर दो। जैसे ही आप क्लैट 10 टाइप करोगे तुरंत आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपके सिलेबस में लग जाएगी 4 चांद और आपके लिए भी बहुत अफोर्डेबल होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 3 महीने का लेना चाहते हो, 6 महीने का, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप ले सकते हैं। वीडियो का मतलब इस पूरे के जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, आज हमारा डे नंबर 15 जिसके अंदर हम करने वाले हैं एक पुराने ही चैप्टर का सेकंड सेगमेंट जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दोस्तों, ये वाला जो सेगमेंट है, आई डोंट नो स्टूडेंट्स को क्यों इतना ज्यादा टफ लगता है, जबकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे ज्यादा इजी पार्ट है। तो देखते हैं कि हम एग्जांपल्स करेंगे और कोशिश करूंगा कि इस पूरे सेगमेंट्स को बहुत ईजी बनाने की। बस आप लोग साथ देना, वीडियो को टिल एंड तक देखना, क्योंकि इस पे से एग्जाम में पूछे गए कई बार क्वेश्चन और बच्चे इस वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन हमेशा ही छोड़कर आते हैं, बिकॉज वो इस पार्ट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज्यादा टफ मानते हैं। रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बस आप वीडियो को एंड तक देखना और बताना क्या रियलिटी में ये टफ था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। दोस्तों, अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं तो अभी एक क्लास पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। तो आप ये बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता था। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं को बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हमने कहा था कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, जो हमारी कंट्री है और जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके साथ जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन करते हैं साल के दौरान, तो उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हमने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ा था कि जब एक कंट्री दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है। आपको पता है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको
कि वो क्या करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है। तो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की गई है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, और वो भी किसका बताओ, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब जो ये आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन देख रहे हो जब दो अलग अलग कंट्री के बीच में होंगी तो जाहिर सी बात है इस कंट्री की करेंसी अलग होगी और इस वाली कंट्री की करेंसी अलग होगी। बोलो बात समझिए कि दोनों कंट्रियों के जो बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो किस पर होगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पैसों में होगी, और जब पैसों में होगी तो दोनों की करेंसी अलग अलग है। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म लेकर आए कि दोनों कंट्री आपस में ट्रेड कर पाए। तो क्या हुआ कि लेट सपोज मैं इसको इंडिया मान लेता हूँ, ये जो हमारी कंट्री है दैट इज इंडिया, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके साथ हमने किया वो है यूएसए। यूएसए में चलता है डॉलर, इंडिया में चलती है इंडियन रुपीज। अब एक बात बताओ किस तरीके से हम इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो हमारी जो करेंसी है ना वो कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। सर सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी का मतलब वो करेंसी होती है जो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होती। मतलब जैसे ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसीज होती है ना उनमें हमारी इंडिया की करेंसी शामिल नहीं होती। जैसे इंडिया की होगी, पाकिस्तान की होगी, नेपाल की होगी, बांग्लादेश की होगी, श्रीलंका की होगी। ऐसी कुछ सारी कंट्रीज हैं जिनकी जो करेंसी है उसे हम सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। कोई भी इन करेंसीज की डिमांड नहीं करता, सिर्फ उसी कंट्री में चलती है जिस कंट्री में इसको बनाया जा रहा है, बाकी किसी और कंट्री में ये नहीं चलती है। यूनिवर्सल ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी कितनी होती है? जैसे आपके डॉलर हो गए, यूरोज हो गए, पाउंड हो गए, जापानीज येन हो गए। ये जो करेंसी 5 बास्केट बोलते हैं इसे, ये वाली करेंसी ग्लोबली एक्सेप्टेड है जो हर कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है एक्सचेंज करने की, हमारे इंडियन रुपीज को किस में एक्सचेंज करने की। अगर हमने यूएस से किया तो यूएस डॉलर, बाकी अगर हम जापान से करते हैं तो उनकी करेंसी में करना पड़ता है, यानी हमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से सुनना, जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्ट किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई मेरे कितने रुपए लोगे कि तुम मुझे $1 दे दो, तुम मेरे कितने रुपए लोगे कि तुम मुझे $1 दे दोगे। इस एक्सचेंज को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। पढ़ के देखो यहां साफ साफ लिखा है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? इट इज अ एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ अदर करेंसी। एक करेंसी के बदले हम दूसरी करेंसी में जो एक्सचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, यानी अगर आप मुझे 70 रुपए दोगे तो हम तुम्हें $1 दे देंगे। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और इसी कन्वर्जन को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? यस सर। अब जैसे मैंने कहा कि आप एक काम करो, मुझे 70 रुपए दो और $1 मैं तुम्हें दे दूंगा। यूएस वालों ने कहा कि तुम मुझे 70 रुपए दो, मैं तुम्हें $1 दे दूंगा। तो ये जो रेट है $1 का 70 रुपए का जो रेट डिसाइड किया गया, दिस रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। पढ़ के देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। ये एक ऐसा रेट होता है जहां पर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से क्या करते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं। जैसे हमारी केस में हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इंडिया हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो गई और ये हमारी फॉरेन करेंसी हो गई। वो रेट जिस पर डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी पे कन्वर्ट किया जाता है, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। बोलो क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। देखो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और जिस रेट पर किया जाता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है? इसके बाद अब ये जो चीजें होती हैं वो कहाँ होती होंगी? आखिर ये बताओ $1 70 रुपए का कहाँ मिलता होगा? इसके लिए भी तो कोई पर्टिकुलर मार्केट होगा। यस सर बिल्कुल होगा। तो इसके लिए जो मार्केट होता है जहां पर ये चीजें अवेलेबल होती हैं, इसका जो मार्केट होता है उस मार्केट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जहां पर सेल और परचेज की जाती है फॉरेन करेंसीज की, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पढ़ के देखते हैं तो लिखा है इट इज द एग्रीमेंट वेयर सेलर एंड बायर ऑफ फॉरेन करेंसी केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। अब क्या होगा कि जैसे मान लो मैं एक व्यापारी हूं, मुझे यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट करना है। किस चीज का करना है? कि मैं इतने यूनिट की सप्लाई करूंगा तो वहां से मुझे डॉलर मिलेंगे। तो ये डॉलर वगैरह का जो एग्रीमेंट होगा भाई इंडिया में आके तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या अगर मैं माल उधर भेज रहा हूं तो मुझे उसके लिए यूएस डॉलर चाहिए होंगे। तो मैं एक ऐसे मार्केट को बोलूंगा कि भैया देखो मेरे इन रुपए को ना इतने डॉलर में कन्वर्ट कर देना उस तारीख को, क्योंकि उस तारीख को मेरा एक एग्रीमेंट होने के लिए है। तो ये काम कौन करता है? ये काम जो करता है उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
रियलिटी में इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, बट हमने उसको एक नाम दे दिया मार्केट, क्योंकि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर में पढ़ा होगा। मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और एक ऑनलाइन। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, पेटीएम हो गया, इन पे जब आप शॉपिंग करते हो तो ये है मार्केट, बट ये क्या है, ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिजिकल इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, पहले कभी हुआ करती थी, बट अब नहीं होती। अब ये सारी चीजें आपके ऑनलाइन मोड में आ गई हैं। तो समझ आया? तो हमने क्या पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक बार ना मैं दोबारा से इस एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेटर हो जाए। देखो, जब इंडिया डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं बताओ, फॉरेन एक्सचेंज। ये जिस रेट पर किया जाता है, जैसे मैंने कहा $1 70 रुपए का है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये जहां किया जाता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये तीन टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ध्यान देना कि जितना आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग करोगे, चैप्टर आपका उतना ही ग्रिप में आ जाएगा, इसलिए एक एक चीज को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना। यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अभी हमने पढ़ा, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या क्या काम करता है। ये तीन टाइप के काम करता है, चौथा और कोई काम नहीं करता। सबसे पहला काम, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में ट्रांसफर करने का काम करता है। एक बात बताओ, अगर मैंने यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो क्या पैसे देने मैं उनके यहाँ जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। मेरा गुड्स अपने आप शिप के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू पहुंच जाएगा और पेमेंट मेरी ऑनलाइन मोड में जाएगी। बट ऑनलाइन मोड में मैं अपने बैंक से ये काम नहीं कर सकता, मुझे बीच में एक मीडिएटर, एक मार्केट की जरूरत पड़ेगी। वो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हुआ। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है? फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मैं रिपीट करता हूं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन। इट फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ टू कंट्री। दो कंट्रीज के बीच में फंड को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये इसका कौन सा फंक्शन कहलाता है? ट्रांसफर फंक्शन। नंबर 2, क्रेडिट फंक्शन। देखो, कल को अगर मान लो यूएस के साथ मेरा एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के बदले मुझे कुछ पेमेंट करनी है और मेरे पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो जरूरत पड़ने पर मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से पैसा बोरो भी कर सकता हूं कि अभी तुम पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पे, बाद में मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक और काम करता है क्रेडिट फंक्शन का, यानी उधार देने का। तो वही लिखा है, इट अरेंज क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शंस। अगर आप फॉरेन ट्रांजेक्शंस कोई करते हो, उसमें अगर पैसों की जरूरत है तो ये आपकी क्या करता है? हेल्प करता है। नंबर 3, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपको और भी ज्यादा समझ आएगा जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं उनमें कई टाइप्स होते हैं। जैसे क्या होता है, आप जानते हो आज की डेट में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हर टाइम बदलता रहता है। सर, हर टाइम बदलता रहता है का क्या मतलब है? हर टाइम बदलता रहता है का मतलब ये है कि आज फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है और जो 2 मिनट बाद रेट है उसमें बड़ा डिफरेंस है। आज जो रेट है जो 2 मिनट बाद होगा उसमें बड़ा ही डिफरेंस होगा। मतलब ये कि ये रेट बार बार चेंज होते रहते हैं। तो मैं अगर आज कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ आज के रेट पर, लेकिन उसकी पेमेंट मैं 10 दिन बाद करूंगा। मतलब कहने का ये कि ऑन द स्पॉट ट्रांसफर नहीं होंगी चीजें। एग्रीमेंट आज कर लिया आज के रेट पर, बट जो रेट होगा वो तो आज का होगा, लेकिन पेमेंट 10 दिन बाद होगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कभी कभी एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं कि एग्रीमेंट आज कर लेंगे लेकिन रेट 10वें दिन वाला लेंगे। तो हो सकता है 10वें दिन रेट अप हो जाए, हो सकता है 10वें दिन रेट डाउन हो जाए। बात समझना मेरी। आज मैंने एग्रीमेंट किया और आज एग्रीमेंट किया ये बोलकर कि जो 10वें दिन रेट होगा हम उस पर अपना एग्रीमेंट करेंगे। तो 10वें दिन हो सकता है रेट ज्यादा भी हो जाए फॉरेन एक्सचेंज का या कम भी हो जाए, तो रिस्क होता है। ये रिस्क बियरिंग का भी काम कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। वैसे डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसे बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। इट प्रोवाइड शेल्टर अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। ये आपको एक शेल्टर प्रोवाइड करवाता है कि आप चाहे तो इनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर कल को रेट बढ़ गया तो बढ़ा हुआ रेट ये खुद अपनी जेब से पे करेगा। इस टाइप के एग्रीमेंट भी कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो ये थे आपके फंक्शन। और फंक्शन कितने थे दोबारा से पढ़ो। ट्रांसफर फंक्शन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है। नंबर 2, क्रेडिट फंक्शन, जरूरत पड़ने पर उधार भी दे। नंबर 3, हेजिंग फंक्शन की कल को अगर रेट बढ़ जाए या घट जाए तो भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इस टाइप के आप कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ कर सकते हो, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, राइट। ये 3 फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं अपने पास कि हमारे पास इंडिया में या वर्ल्ड में जो एक्सचेंज रेट है वो कितने टाइप के होते हैं, यानी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, हाइब्रिड और मैनेज एक्सचेंज रेट। अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा बट अभी एक सरफेस नॉलेज मैं आपको देता हूं। देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है
वो डिसाइड कर देती है कि पूरे साल भर जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा वो ये होगा। गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो ये होगा, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है, जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत करती हैं, तो वो दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। इसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, बस अभी सरफेस नॉलेज दे रहा हूं। नंबर 2, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसे ऑनलाइन का जमाना 1991 में स्टार्ट हुआ तो क्या होने लगा, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डॉलर रेट डिटरमाइन होने लगे। मार्केट फोर्सेस का मतलब है मार्केट में डॉलर की क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, उसके हिसाब से डॉलर के प्राइस या जो भी करेंसी की प्राइस है वो डिसाइड होने लगे। इस रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 3 है हाइब्रिड और मैनेज्ड। इसमें क्या हुआ, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसीलिए इसे हाइब्रिड और मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम कहता है। इसने कहा कि हम मार्केट फोर्सेस के हिसाब से भी काम करेंगे। जैसे ये था ना, ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करता था, फोर्सेस ऑफ मार्केट। ये क्या बोलता है, मैं मार्केट फोर्स के भी हिसाब से काम करूंगा, और जो सेंट्रल बैंक होगी कंट्री की वो भी बीच में अड़ंगी देगी और कहेगी अगर मेरे अकॉर्डिंग रेट नहीं हो पाए मार्केट फोर्स में तो मैं 5% कम या 5% ज्यादा खुद भी कर सकता हूं। यानी मार्केट फोर्सेस का मतलब फ्लेक्सिबल, और सेंट्रल बैंक बीच में आके भी रेट फिक्स कर सकती है, मतलब फिक्स्ड। कहने का मतलब ये दोनों का मिक्सचर होता है हाइब्रिड सिस्टम। डिटेल डिस्कशन अभी हम करेंगे। अभी मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम इन तीनों की डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइड हो रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने पास तीनों के तीनों रेट के बारे में, जो कि आपको पता है एक फिक्स होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है और एक मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इस पर से केस स्टडीज पूछी जाती है, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। देखो दोस्तों, क्या हुआ था कि सन 1913 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, देखो इस पूरे सेगमेंट को समझने के लिए कुछ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 1913-14 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस वर्ल्ड वॉर में हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमारी क्या मतलब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और जापान के बीच में, जब हिरोशिमा और नागासाकी लॉन्च किए थे सन 1944 में, तो और भी ज्यादा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए सन 1944 में ब्रिटेन वुड में एक मीटिंग रखी गई। यूएस में एक ब्रिटेन वुड जगह है, वहां पर मीटिंग रखी गई, जहां पर दो इकोनॉमिस्ट डेक्स्टर वाइट जो कि यूएस के थे और यूके के जेएम केनिस, उनको बुलाया गया और एक ज्वाइंट प्लान मीटिंग बनाई गई। और उस मीटिंग में डिसाइड ये किया गया, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का गठन करेंगे, जिसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो कि एडवर्स बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए काम करेगी। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक, उसकी स्थापना की गई, जिसमें कहा गया है कि जितने भी इकोनॉमी वॉर से ग्रसित हैं, जिनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी ड्यू टू वॉर, तो उनको रिवाइव करने के लिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा वर्ल्ड बैंक। और जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है उनके लिए अंकटाक्ड बनाया गया। तो ये जो चीजें हैं वो 1944 में बनाई गई। ठीक है, तो जब 1944 में ये चीजें बनाई गई, तब ये डिसाइड किया गया कि जब भी हम कोई फॉरेन एक्सचेंज करेंगे तो उस टाइम पर रेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। तो तब ये निकल के आया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, ये 1944 में जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी वहां पर डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब व्यापार करेगी तो एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करेगी। तो वहां ये डिसाइड हुआ कि डिटरमाइन करने के लिए हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लगाएंगे। मतलब पूरे साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी उनका क्राइटेरिया हुआ उसके अकॉर्डिंग वो उतने टाइम पीरियड तक के लिए जो एक्सचेंज रेट है वो बिल्कुल फिक्स कर देंगे। आज की डेट में डॉलर रेट आप जानते हो अप डाउन होता रहता है हर सेकेंड, लेकिन तब ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट ने एक बार डिसाइड कर दिया ये रेट होगा तो बस वही रेट होगा, और इस सिस्टम को नाम दिया गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पढ़ के देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द प्राइस ऑफ एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये वो रेट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने 1 साल के लिए किया या 2 साल के लिए। अगर उन्होंने 1 साल के लिए भी किया तो वो फिक्स्ड है, 1 साल बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया जो अगले 1-2 साल तक बना रहेगा, तो अल्टीमेटली हमेशा क्या रहता था, फिक्स रहता था। अब क्या होता है, जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डिवाइड नहीं किया गया बल्कि इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा होता है ब्रिटेन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आप ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो हम इंडिया और यूएसए की बात कर रहे हैं, इंडिया और यूएसए की, और हम बात करें 1 ग्राम गोल्ड की, 1 ग्राम गोल्ड की। लेट सपोज, ये सिर्फ एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत इंडिया के अंदर लेट सपोज 4000 रुपए, यानी 1 ग्राम अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए, 4000 रुपए। लेकिन यूएस के अंदर अगर आप 1 ग्राम सोना खरीदोगे तो उसके लिए लेट सपोज आपको $100 देने पड़ेंगे,
$100 देने पड़ेंगे। तो अब अगर हमें एक्सचेंज रेट निकालना है कि अगर हमें इंडियन रुपीस को डॉलर्स में या डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है तो क्या रेट होगा, तो हमने क्या किया, देखो 1 ग्राम 4000 रुपए का, यूएस में 1 ग्राम 100 रुपए का, तो 4000 डिवाइडेड बाई $100, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो पता चला 40 रुपए है। मतलब $1 की जो कीमत है वो किसके बराबर है, 40 रुपए के बराबर है। $1 की कीमत 40 रुपए के बराबर है और यही रेट हमने फिक्स कर दिया पूरे 1 साल तक के लिए। यही रेट हमने फिक्स कर दिया पूरे 1 साल के लिए एंड दिस रेट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लो जैसे अगर इंडिया में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा होता, अब नहीं चलता, पहले चलता था, तो पहले क्या होता था, हम किसी एक कंट्री को बेस मान लेते थे, चाहे वो यूके हो या यूएसए, ज्यादातर यूएसए को मानते थे। तो जब हम उसे बेस मान लेते थे, उस बेस के आधार पर हम प्राइस डिटरमाइन करते थे कि $1 की जो कीमत है वो कितने रुपए होगी, 40 रुपए होगी, और यही एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट क्या कर देती थी, फिक्स कर देती थी। तो ये जो सिस्टम उन्होंने अपनाया, दिस सिस्टम इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर बेस किसको माना गया है, गोल्ड को माना गया, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, राइट। अब पढ़ो, ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड। हर कंट्री अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती थी गोल्ड की वैल्यू में। Accordingly, value of one currency in term of other currency was considering gold value of each currency। इसी को हम मिंट पैरिटी भी बोलते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम मिंट पैरिटी भी होता है। आपको इस एग्जांपल से समझ आया कि पहले जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था तो $1 की कीमत कैसे निकाली जाती थी, विद द हेल्प ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसी को बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। आप इस एग्जांपल को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम। ये क्या होता है ब्रिटेन वुड सिस्टम, वो सुनो। अब जहां पर ये मीटिंग होती है वो याद होगा आपको, ब्रिटेन वुड हुआ करती थी, उस जगह का नाम ब्रिटेन वुड होता था। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कल को मान लो कि गोल्ड की कीमतों में किसी एक कंट्री में ज्यादा गिरावट आ गई। जैसे मान के चलो यूएस के अंदर अब जो गोल्ड है वो $100 के लिए $10 का हो गया, लेट सपोज 100 के लिए $1000 का हो गया मान लो। तो जब $1000 का हो गया तो $1 की जो कीमत निकल के आएगी ना, तो 4000 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो 4 रुपए आ गई। $1 की कीमत कितनी आ गई, 4 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ कि अब जो है ना गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा इसको अप डाउन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकती है, थोड़ा सा इसे अप डाउन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकती है एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रिटेन वुड सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या बोला गया, ब्रिटेन वुड सिस्टम कहा जाता है। इवन व्हेन इट वाज अ फिक्स सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है बट इट अलाउ सम एडजस्टमेंट, लेकिन हम इसमें कुछ चाहे तो प्लस और माइनस कर सकते हैं एक लिमिट तक, एक कैप दी जाती है, ठीक है, जो लोअर और अपर दोनों तरह से होती है। मतलब 4 में हम कुछ प्लस भी कर सकते हैं, 4 में हम कुछ माइनस भी कर सकते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। तो उस कैप को कहा जाता है कि ये जो है कुछ अलाउ कर देती है कुछ एडजस्टमेंट्स, सो इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट पैग सिस्टम। इसीलिए इसको एडजस्टमेंट पैग सिस्टम भी बोला जाता है। कहने को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। जहां हम एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, गोल्ड को बेस माना गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जहां पर गोल्ड को मानते हुए भी हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के। और याद रखना ये कौन से वाला है, फिक्स एक्सचेंज रेट। 3 सिस्टम होते हैं, पहला ही पढ़ाया भी आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स में भी 2 पार्ट कौन कौन से, गोल्ड और ब्रिटेन वुड, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ये वाला जो सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। मतलब मार्केट फोर्सेस का मतलब मार्केट में डिमांड होती है और सप्लाई होती है, ये उस पर आधारित होता है और इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमारे इंडिया में अभी फिलहाल जो चल रहा है, इंडिया का वर्ल्ड वाइड जो अभी सिस्टम चल रहा है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कि मतलब हम कभी भी, मतलब गवर्नमेंट कभी डिसाइड नहीं करती डॉलर रेट, ये डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पर। अब कैसे करता है वो देखो, करता कुछ ऐसे है कि जैसे हमने एक कर्व बनाया, आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये कर्व पढ़े ही होंगे। यहाँ पर हमने रख लिया अपने पास क्वांटिटी को और यहाँ पर हमने रख लिया अपने पास प्राइसेस को, ठीक है। अब देखना, ये हमारा होता है सप्लाई कर्व, आपने माइक्रो में पढ़ा ही होगा, और ये होता है हमारा डिमांड कर्व। ये दोनों आपस में एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो हमारी प्राइस है और जो हमारी क्वांटिटी है, यही हमारा कहलाता था फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब जैसे यहाँ पर प्राइस मान लो 50 रुपए आ रही है और डॉलर आ रहे हैं यहाँ पर 1, तो $1 की कीमत हो जाती थी 50 रुपए। यानी कि जो मार्केट में जैसे लोग डिमांड कर रहे हैं वैसे हमने डिमांड कर्व बना दिया, जितनी सप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से सप्लाई कर्व बना दिया। दोनों कर्व जहां इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पर जो रेट होगा वही रेट हमारे डॉलर का डिसाइड हो जाएगा एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आपके मन में आ रहा होगा फ्लेक्सिबल कहाँ रहा, ये फ्लेक्सिबल ऐसे रहा कि हर सेकंड डिमांड बढ़ती और घटती रहती है।
इवन सप्लाई भी घटती और बढ़ती रहती है। तो अकॉर्डिंगली कर्व बार बार चेंज होता है, कर्व बार बार चेंज होता है तो रेट भी बार बार क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए जैसे ही सुबह स्टॉक मार्केट खुलता है, जो डॉलर के रेट है वो अप डाउन होना शुरू हो जाता है, जब तक वो स्टॉक एक्सचेंज बंद ना हो जाए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ही डिमांड और सप्लाई को क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, यानी चेंज करता है। आई बात समझे? यस सर। अब सुनो मेरी बात। अब अगर हम बात करें यहां पर, देखना इस पॉइंट पर, जैसे ये हमारा पी था प्राइस, अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, यानी प्राइस को बढ़ा के मान लो हमने P1 कर दिया, तो जैसे हम प्राइस को बढ़ाएंगे, जो हमारी डिमांड है, देखो डिमांड ये रही, तो इस पर क्वांटिटी आ गई हमारी Q1, ठीक है, और जो हमारी इस पर सप्लाई है वो यहाँ पर है। आप खुद सोच कर बताओ कि यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। देखो ना, यहाँ पर डिमांड ये है और सप्लाई ये है, तो सप्लाई क्या है, ज़्यादा। तो इस वाली सिचुएशन को, ये वाली जो सिचुएशन है, इसको हम अपने पास नाम लेते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या नाम लेते हैं, एक्सेस सप्लाई, ठीक है, यानी यहाँ पर सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस को और कम कर दें, मान लो गिरा दिया हमने, पहले तो प्राइस बढ़ाया था, अब हमने प्राइस गिरा दिया, जैसे हम प्राइस गिराएंगे उस लेवल पे जो सप्लाई है वो यहाँ पर है, उस लेवल पे जो सप्लाई है वो देखो ये रही, लेकिन डिमांड देखो बहुत आगे जाके, डिमांड जो है वो बहुत आगे जाके, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और हमारा इक्विलिब्रियम ये है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, बराबर है, यानी जो हमारे डॉलर का रेट डिटरमाइन होगा वो यहां पर डिटरमाइन होगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि एक्सेस सप्लाई क्या होती है और एक्सेस डिमांड क्या होती है, कौन सी सिचुएशन होती है। आप खुद सोचो, जैसे ही आप प्राइस बढ़ाओगे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने रूल पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमांड का, तो देखो हमने जैसे ही P से P1 प्राइस किया, प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हुई, कम हुई, तो डिमांड जब कम हुई तो सप्लाई अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी, इससे बोलता है एक्सेस सप्लाई। दूसरे केस में जैसे हमने प्राइस को P2 किया, मतलब प्राइस को कम किया, जैसे ही ड्रॉप किया डिमांड बढ़ गई, तो सिचुएशन किसकी आ गई, एक्सेस डिमांड की आ गई, लोग डिमांड ज्यादा करने लगे। तो आज की डेट में हमारे यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर पूरी की पूरी चीजें मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। अब हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो जैसे ही आप डिमांड करते हो, जैसे ही आप सप्लाई करते हो, उसके अकॉर्डिंगली वो कर्व बना के रेट को डिटरमाइन कर देता है, और ये रेट हर सेकंड अप डाउन होता रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज, हमेशा ही चेंज आता रहता है। जैसे ही सुबह फॉरेन एक्सचेंज रेट खुलेगा, शाम को जैसे ही बंद हो, तब तक वो रेट अप डाउन होते ही रहेंगे, क्योंकि हम किस सिस्टम को फॉलो करें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करें। डिमांड कर्व कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अभी मैं आगे जो क्वेश्चंस कर रहा हूं उसमें बताऊंगा कि अगर इनकेस डिमांड कर्व बढ़ जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है डॉलर्स के प्राइस पर या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, वो केस स्टडी भी मैं आपको अभी कराऊंगा। बट अभी के लिए ये बताओ, फ्लेक्सिबल समझ आया, ठीक है, पढ़ते हैं अब एक बार। द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो प्राइस है उसको डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा किया जाता है, जो कि डिमांड और सप्लाई होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम इसको फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, एज इट डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, ये सारे हमारे कहलाते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब तीसरा आता है हमारे पास मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसका एक और नाम होता है हाइब्रिड सिस्टम। क्या नाम होता है, हाइब्रिड सिस्टम। मतलब ये कि जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी पाया जाता हो और फ्लेक्सिबल भी पाया जाता है, दोनों को जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप समझ जाओ कि जैसे डॉलर के रेट जो है या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के रेट डिटरमाइन करने के लिए हम मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल करके हमारे डॉलर के रेट आ जाते हैं 50 रुपए। ठीक है, कि एक डॉलर जो है वो 50 रुपए का है। बट अब यहां पर सेंट्रल बैंक चाहे तो देखेगी पहले इंडिया की जो कंडीशन है वो क्या है, एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली वो 50 रुपीज में +5 भी कर सकता है और -5 भी कर सकता है। यानी रेट 45 से 55 रुपए के बीच कौन डिसाइड कर सकता है, आरबीआई डिसाइड कर सकती है। तो ये जो सिस्टम कहलाता है, जिसमें फ्लेक्सिबल तो है ही, साथ में आरबीआई को भी पावर दी जाती है, वो प्लस माइनस कर सकता है, यानी एडजस्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबल और फिक्स दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी हमारे इंडिया में ये सिचुएशन भी पाई जाती है, जैसे सन 1991 में जब हमारे पास एलपीजी की पॉलिसी आई थी, बट उससे पहले जब इकोनॉमिक क्राइसिस चली थी, तो हमने कहीं ना कहीं इस चीज का इस्तेमाल किया था अपने पास, कि हमने मैनेज फ्लोटिंग के थ्रू अपने पास डॉलर रेट को अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस एक अपने जितना कैप, जितनी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर देंगे। लेकिन अब आपके मन में चला होगा कि सर अगर हम प्लस माइनस कर सकते हैं
तो हम तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी लेवल पे प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इतना आसान नहीं होता प्लस माइनस करना। इसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती है। अगर वो सारे फॉलो करोगे तभी आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, वरना अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो कि अपना फायदा देखो दूसरे का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। तो एक बार पढ़ते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट मीन्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हाँ, ये वैसे तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इन विच ग्रेजुअली एडजस्टमेंट इन रेट ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस, लेकिन साथ के साथ इसमें हम रेट के साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन कर सकता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक इसमें इंटरफेयर करती है। दिस इज डन बाई कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, और इस तरीके से हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर लेते हैं। थस मैनेज फ्लोटिंग इज अ मिक्सचर। इस वजह से जो हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो मिक्सचर होता है फ्लेक्सिबल और फिक्स का। फ्लेक्सिबल का और फिक्स का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है। However, managed floating require strict rule, और याद रखना कि managed floating में बहुत ही strict rule होते हैं। आप ऐसे ही प्लस माइनस नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज़ ऐड या लेस नहीं कर सकते हो। बहुत ही strict rule होते हैं, गाइडलाइन होते हैं, अदरवाइज इट मे बी abused टू डिटरमाइन ऑफ अदर कंट्री। और अगर आपने उन रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ नहीं किया, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया और इसके बावजूद आपने प्लस माइनस कर दिए, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या किए, मिस्टेक्स किए अपने पास। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई? यस सर। तो अब कहा जाता है कि मैनेज फ्लोटिंग जो होता है वो फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का क्या होता है? समेशन होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक बीच में आ जाती है, और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? मार्केट फोर्सेस। दोनों के ही फीचर किस में पाए जाते हैं? मैनेज फ्लोटिंग के अंदर पाए जाते हैं। बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? तो आज मतलब अभी हमने क्या सीखा? 3 सिस्टम होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपके सामने कुछ केस स्टडीज भी लेकर आऊंगा। ठीक है, नोट करो पहले आप इसे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों जो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस पे से कुछ केस स्टडीज हैं, और वो टोटल 3 केस स्टडी हैं जो आज की क्लास में अभी डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन वो 3 केस स्टडी को समझने के लिए आपको हमारे इस टॉपिक को ध्यान से समझना होगा और पढ़ना होगा। वो क्या है? कब कब हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं और कब कब हम फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई करते हैं। पता नहीं स्टूडेंट्स इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। रीजन है उसके पीछे कि वो समझ नहीं पाते डिमांड हम करें या सामने वाला करे, या सप्लाई हम करें या सामने वाला करे, ये सारी चीजें। तो चलिए इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस टॉपिक को पढ़ के। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक हमारे पास 2 है। सबसे पहला है कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आखिर हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करते हैं और क्यों करते हैं, रीजन ये है सबसे पहला। तो देखो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करेंगे और कब करेंगे वो सुनो। एक बात बताओ, अगर मुझे फॉरेन से कोई चीज खरीदनी है, लाइक इंपोर्ट करना है, तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो चीज मेरे पास आएगी, बदले में मुझे उन्हें डॉलर्स। अच्छा एग्जांपल सुनना, मैं हमेशा डॉलर क्यों बोलता हूँ? रीजन है कि डॉलर जो है वो एक यूनिवर्सल करेंसी है जो हर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए बार बार मुंह से ना डॉलर निकलता है। जरूरी नहीं कि वो डॉलर हो भाई, 195 कंट्रीज हैं, हर कंट्री अपनी इंडियन करेंसी छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसीज है। बट हम फॉरेन करेंसी में डॉलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, हमेशा मुंह से डॉलर निकलता आ रहा है, इस वजह से डॉलर। आप यूरो भी बोल सकते हो, पाउंड भी बोल सकते हो, कुछ भी, बट मैं मेरे एग्जाम्पल में उसको डॉलर बोलूंगा। समझ आई बात? तो सुनो, ये बताओ मैं डॉलर्स की यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की डिमांड क्यों करूंगा? मैं फॉरेक्स की डिमांड क्यों करूंगा? सबसे पहला रीजन है कि जब बाहर से कोई चीज आनी होगी, इंपोर्ट होनी होगी, यानी तो मेरे पास गुड्स आएंगे, बदले मुझे पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट मैं गांधी जी में तो कर नहीं सकता, मुझे किस में पेमेंट करनी होती है बताओ? फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है, लाइक डॉलर्स में। तो डॉलर्स की पेमेंट मैं तब करूंगा जब मेरे पास खुद के पास डॉलर होंगे। तो पहले मैं डॉलर की डिमांड करूंगा ताकि मेरे पास डॉलर है, तब मैं उसकी पेमेंट कर पाऊं। तो वही चीज है कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम कब कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे? सबसे पहला है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। जैसे मान लो हमने कभी किसी कंट्री से कोई लोन लिया था, बट अब हम उसकी पेमेंट करने के लिए, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो उसे उसकी करेंसी में पेमेंट करनी होगी, तो पहले मुझे उसकी करेंसी क्या करनी पड़ेगी? डिमांड करनी पड़ेगी। समझिए बात। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैं चाहता हूं यूएस में या यूके में मेरा अपना एक बंगला हो, मैं वहां पर जमीन खरीदना चाहता हूं या वहां की कंपनियों में पैसा लगाना चाहता हूं। बात समझना, या तो मैं एफडीआई करना चाहता हूं या मैं एफपीआई करना चाहता हूं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे उनकी करेंसी में पेमेंट करनी होगी। तो जब मुझे उनकी करेंसी में पेमेंट करनी होगी तो पहले मैं उनकी करेंसी की डिमांड करूंगा, तब जाके मैं उनकी पेमेंट कर पाऊंगा। बात समझना। थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि बाहर से मान लो आईफोन वगैरह कोई चीज इंडिया में आ रही है, तो पेमेंट मुझे किस में करनी पड़ेगी? उनकी करेंसी में करनी पड़ेगी। तो पहले मुझे उनकी करेंसी क्या करनी पड़ेगी? डिमांड करनी पड़ेगी। कभी पहले मुझे उसे खरीदना पड़ेगा, तब मैं उसकी पेमेंट कर पाऊंगा।
नंबर 3, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड। मान लो मुझे जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया था, एक मसाज मशीन मंगाई थी अपने लिए। तो मसाज मशीन जब मैंने मंगाई तो वो आई थी यूके से और रशिया से। अच्छा, यूके और रशिया दोनों से बनकर वो आई थी। 2 मशीनें मंगाई थी, उसमें से एक एक्सेप्ट की, एक को रिजेक्ट कर दिया। तो जब मैंने वो 2 मशीनें मंगाई तो मुझे पेमेंट उनकी करेंसी में करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने उनसे माल डायरेक्टली परचेज किया है, यहाँ की इंडिया की कंपनी से नहीं खरीदा, वो डायरेक्टली बाहर की कंपनी को ऑर्डर करके। और आप जानते हो जैसे ब्लू डॉट वगैरह होती है, ये कंपनियां जो होती हैं ये वहां से माल इंडिया में ले आई और फिर मुझे उन्हें फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी पड़ी। तो ये क्या है कि हमने जो पेमेंट की पहले उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, तभी तो हम पेमेंट कर पाएंगे। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड। फिर एक ग्रांट्स एंड डोनेशन। अब एक बताओ कि अगर कल को मुझे किसी भी कंट्री को कोई हेल्प करनी है, डोनेशन देनी है या कोई ग्रांट्स देनी है, तो भाई गांधी जी दूंगा, वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, कहेंगे एक तो हमें जरूरत है, ऊपर से हमारे साथ मजाक खेल रहे हो। तो मुझे उनकी करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, और जब मैं उनकी करेंसी में पेमेंट करूंगा तो पहले मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी। दोस्तों टॉपिक से हट मत जाना, टॉपिक है कि हम कब कब फॉरेक्स की डिमांड करेंगे, ठीक है, यानी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। फिर है पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे मान लो मैंने वहां पर एक फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री खोलने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है। तो जब मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी तो मुझे उनकी करेंसी में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ कहीं और खोल रखी है मैंने, इंडिया में तो है नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में खोली हुई है। तो तब मुझे चीज़ों की डिमांड करनी पड़ेगी। और यह स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। क्या होता है स्पेक्युलेटिव? सट्टा बाजारी। भाई मैं डॉलर इसलिए भी खरीदूंगा, मैं इसलिए भी डॉलर की डिमांड करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आज एक डॉलर मुझे 50 रुपये मिले तो हो सकता है भविष्य में ये डॉलर 60 का हो जाए, और जैसे ही 60 हो जाए मैं बेच दूंगा, तो 50 रुपये तो मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएंगे और 10 रुपये मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ रहेगा। तो यानी आप प्रॉफिट करने के लिए भी, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करने के लिए भी किसकी डिमांड करते हो? फॉरेक्स की डिमांड करते हो। तो ये सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए कि कब कब आप फॉरेक्स की क्या करोगे, डिमांड करोगे, राइट। नाउ डिमांड कर्व कैसे बनता है फॉरेक्स का, वो देखते हैं। अच्छा, आप जानते हो, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। देखो हमारी ये प्राइस में लिया हमने इंडियन रुपीस का प्राइस, ठीक है, और डॉलर में लिया है क्वांटिटी। प्राइस जैसी बढ़ेगी क्वांटिटी ऑफ डॉलर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक बार बताओ, डॉलर जितना महंगा होगा उतनी हम उसकी डिमांड कम करेंगे, और डॉलर जितना सस्ता होगा हम उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा करेंगे। इट मींस प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और मैंने आपको याद है होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पंडित गिरी सिखाई थी, मतलब कुंडली देख के भविष्य बता देना, शेड्यूल देख के डायग्राम बना देना। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो ऐसे में जो डायग्राम बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। दैट्स वाई जो हमारा डिमांड कर्व है फॉरेक्स का वो कैसा बना है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। बात आई समझे? आप ऑब्वियस सी बात है ना कि देखो, मान के चलो आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपको भी डॉलर्स खरीदने हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई डॉलर जब सस्ते हो जाएंगे तो हम ज्यादा डॉलर खरीदेंगे, और अगर डॉलर बहुत महंगे तो हम एक दो यानी कम खरीदेंगे। तो आप भी तो लॉ ऑफ डिमांड लगा रहे हो ना, तो वही चीज है। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बन गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया। ध्यान देने वाली बात है कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आती है डॉलर्स की और वाई एक्सिस पर प्राइस आता है इंडियन रुपीस में। तो वही लिखा हुआ देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हेंस द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि प्राइस में और डिमांड में दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ आई बात? यस सर। ये तो थी डिमांड की बात, ठीक है। अब डिमांड में ही कुछ केस स्टडीज आती हैं, पहले एक काम करता हूं, मैं आपको सप्लाई वाला भी करा दूं, उसके बाद केस स्टडी कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो डिमांड वाला क्लियर हो गया। आते हैं आप सप्लाई की। आखिर कब कब हमारे यहाँ पर फॉरेक्स की सप्लाई होगी? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, डिमांड का मतलब होता है कि हम कब कब फॉरेक्स की मांग करेंगे, कब कब मांग करेंगे। अब मांग करने के लिए ये रीजंस थे कि हमें पेमेंट करनी है, हमें कुछ खरीदना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इस वजह से हम उसकी मांग करेंगे। अब यहां पर क्या है? सप्लाई का मतलब है मेरे पास खुद डॉलर आ रहा है, मेरे पास खुद डॉलर्स आ रहे हैं। मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंडिया के पास डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज अपने आप कैसे आएगा, उसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। पहला एक्सपोर्ट। खुद सोचो, हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इतना ज्यादा मशहूर है वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ के रोज, जानते हो जो गुलाब के फूल होते हैं, उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं। एरोप्लेन में सुबह कटिंग होती है 4 बजे, फार्मर्स कटिंग करते हैं रोज की, और उसको लोड कर दिया जाता है प्लेन पर 6 बजे तक, और वो 7 बजे जो है बाहर के स्टोर पर बिकना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कंट्रीज में हमारे रोज बिकते हैं, जानते हो क्यों? बिकॉज हमारे रोज की जो खूबसूरती है ना, जो महक है, वो एक अलग ही है। तो सर जो हम अपनी उनको देते हैं रोज वगैरह, वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे आउटडेटेड होता है। आउटडेटेड का मतलब जिनमें महक वहक कम होती है ना, और होती नहीं है, वो हमें चिप दिए जाते हैं, और अच्छे अच्छे रोज बाहर एक्सपोर्ट कर देते ताकि डॉलर्स आ जाए।
तो सर ये तो बड़ा विश्वासघात हो रहा है। बिल्कुल, असली रोज तो हमने देख ही नहीं पाए क्योंकि उसका तुरंत एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चलो खैर ये मुद्दा अलग है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान से सुना, एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ का माल बाहर जाता है तो अल्टीमेटली वहां से डॉलर्स या कोई भी फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। तो इंडिया में फॉरेन करेंसी किस किस रूप में आ सकती है? पहला रूप है एक्सपोर्ट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो बाहर की कंट्री के लोगों को हमारे इंडिया में जगह लेनी हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, चाहे एफडीआई हो चाहे एफपीआई हो, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना हो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना हो, तो अल्टीमेटली वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डॉलर्स हमें या जो भी फॉरेन करेंसी वो हमें देंगे। ठीक है। नंबर 3, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हो जैसे बाहर के लोग जब हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड्स में ताजमहल आता है, तो वो ताजमहल जरूर, कोई भी फॉरनर आएगा ना आगरा का ताजमहल तो वो देख कर ही जाएगा, क्योंकि उसे इंडिया में आने का मकसद उसका पीछे ताजमहल ही होता है। जब ताजमहल आएगा तो आप जानते हो ताजमहल में जब आसपास की जो शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो बड़ा पागल बनाते हैं। मैं खुद अभी कुछ टाइम पहले एक ऑडिट पे गया था आगरा में, बैंक ऑडिट पे गया था, तो उस ऑडिट में बैंक ऑफ इंडिया थी उस बैंक का नाम, तो हम वहाँ पर गए। तो फिर हमने सोचा चलो क्यों ना ताजमहल भी घूम ले, पास में ही था। जब घूमने गए तो पता चला, और ये मैं अभी पिछले साल की बात बता रहा हूँ आपको, तो जब घूमने गए तो हमने देखा कि हमने कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। तो वो होते हैं ना ताजमहल बने हुए जो होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, तो मुझे वो एक पसंद आया। तो मैंने उसके रेट लिस्ट को नीचे देखा तो उसमें लिखा होता है 990 रुपीज़ और ब्रैकेट में लिखा होता है 1690 रुपये। तो मैंने कहा ये 990 1690 दो रेट लिखे हुए। बोले हाँ इंडियंस के लिए 990, फॉरनर्स आएंगे तो 1690। मैंने कहा ये तो बात सही है। बोले हाँ वो तो उनके लिए तो ये भी सस्ता होता है, फिर जो उनके साथ गाइडर आते हैं उनका भी कमीशन बना होता है, इसलिए हमें थोड़े रेट ज़्यादा करने पड़ते हैं। चलो वो एक अलग मुद्दा है। ये बताओ फॉरेनर्स ने आके यहाँ से शॉपिंग की तो अल्टीमेटली वो शॉपिंग करते टाइम क्या करेगा? डॉलर्स देगा। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर आगरा में तो वो डॉलर नहीं, वो तो इंडियन करेंसी दे देते हैं। तो जब वो इंडिया आते हैं ना तो वो पहले जो कस्टम डिपार्टमेंट जो हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, डॉलर्स को देकर इंडियन रुपीज़ ले लेते हैं। फिर अल्टीमेटली जब वो आए हैं उन्होंने डॉलर को कन्वर्ट करा इंडियन रुपीज़ में, अल्टीमेटली उन्होंने हमें क्या दिए? डॉलर्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि उन्हें पता है हमें कुछ खरीदना है यहाँ से। आई बात समझे? तो जब वो चीज़ कोई खरीदते तो हमारे पास डॉलर्स आ जाते हैं। इसके बाद लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान के चलो हमने किसी से लोन लिया, तो जब हम लोन लेंगे किसी भी कंट्री से तो अल्टीमेटली उनकी करेंसी हमारी देश में आ जाएगी, यानी सप्लाई होगी। फिर एक ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो किसी दूसरी कंट्री ने हमें कोई ग्रांट्स या डोनेशन दी तो अल्टीमेटली फॉरेक्स का रिजर्व हमारा बढ़ेगा। फिर है इनकम रिसीट। मान लो हमने, अब जैसे इनकम रिसीट का ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो क्या एग्जांपल है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ना जैसे मेरा एक गिटार का भी चैनल है, तो मैं गिटार बजाने का बड़ा शौक है मुझे। तो आप अगर यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे ना शिवम द्विवेदी गिटार क्लासेस, तो आपको मेरे गिटार के वीडियोस वगैरह गाने वगैरह भी गाए हुए हैं। तो उनमें मैंने मजे में ये बात बता दूं 2017 की। तो 2017 में मेरे पास एक मेल आती है, उस मेल के अंदर ये था कि वो मेल कहाँ थी, फ्लोरिडा पता नहीं कुछ ऐसी, या इंडोनेशिया कुछ ऐसी कोई कंट्री थी, वहाँ से मेल आती है। वो बोलते हैं कि आप हमें ना एफ माइनर बजाना सिखा दो जिसकी बदले हम आपको कुछ पेमेंट करेंगे। अब ये एफ माइनर क्या होता है, जितने लोग गिटार बजाते हैं उन्हें पता हो, गिटार में कॉर्ड्स होते हैं जिनमें ए कॉर्ड, बी कॉर्ड, सी कॉर्ड, डी कॉर्ड, एफ कॉर्ड। तो उन्होंने मुझे 2 कॉर्ड बताए थे कि हमें ये सिखा दो और बदले में आप जितनी पेमेंट मांगोगे उतनी हम दे देंगे। तो मैंने पेपाल के थ्रू क्या किया, उनको पहले तो वीडियो सेंड कर दी और फिर उनसे मैंने पैसे लिए पेपाल के थ्रू। पेपाल इंटरनेशनल पेमेंट होती है, वहाँ से मैंने पेमेंट रिसीव की। तो अब एक बात सोचो, उन लोगों ने मुझे ये ऑर्डर, और ये हकीकत है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो 2 वीडियो बनाने के उन्होंने मुझे पेमेंट की थी, बहुत ज़्यादा नहीं बट मेरे लिए तो वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। फॉरेन करेंसी में मुझे पेमेंट हो रही है। तो क्या था कि वहाँ से मुझे इनकम रिसीट हुई। जब इनकम रिसीट हुई तो जानते हो जो मेरा HDFC बैंक है उसने क्या किया, सबसे पहले मैंने पेपाल को रिक्वेस्ट की कि मेरी फॉरेन करेंसी में पेमेंट आने वाली है और इसको आप मुझे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दे दो। तो HDFC ने रिक्वेस्ट डाली RBI को कि ये एक होल्डर है जिसकी पेमेंट वहां से आनी है। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन का जो रेट चल रहा था उस रेट में इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करा के मेरे अकाउंट में डाल दिए। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरे पास फॉरेन करेंसी है बट इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आ गई ना, मुझे तो वो इंडियन रुपीज ही मिले बट इंडिया में फॉरेक्स का रिजर्व बढ़ा। दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीट। ऐसे कई सारे हमारे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो है ना ये साउथ इंडियंस जो लोग हैं उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं आपको बताता हूँ, वो लोग क्या करते हैं ना, बाहर के जो US वगैरह के जो लोग होते हैं उनका होमवर्क करते हैं बैठ के, क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी होती है तो मैथ्स का होमवर्क वो करते हैं और फिर सोल्यूशन उनको सेंड करते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। हमारा इंडिया ऐसे ही थोड़ी आगे बढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर आप कोई साउथ इंडियंस हो तो प्लीज़ आप बताना कि आपके यहाँ पर ऐसा होता है नहीं होता। वैसे मुझे तो पता है होता है ऐसा।
तो ये इनकम रिसीट है, इससे क्या हो, फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आई। इसके बाद रेमिटेंस बाई नॉन रेजिडेंट, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने यहाँ पर कोई पैसा भेजा अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को वन साइडेड, तो ये रेमिटेंस जो उसने भेजी दैट इज कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बढ़ेगा। देखो ये डिमांड का मतलब है हम कब मांगते हैं, सप्लाई का मतलब है कि हमारे पास खुद चल के आता है डॉलर या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब कैसा रिलेशनशिप होता है फॉरेन एक्सचेंज का और सप्लाई में, वो देखो आप एक बात बताओ, सप्लाई का मतलब एक तरह से आप सोच के चलो आप चीजें बेच रहे हो, आप चीज कब बेचना चाहोगे, जब रेट कम हो या ज्यादा हो, सर ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा रेट होगा तो हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल सही कहा। तो देखो जब प्राइस बढ़ते हैं तो हम अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए जो सप्लाई कर रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, वही लिखा हुआ है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हेंस सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस वजह से जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट से राइट की ओर बनता है, ठीक है। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट डाउन करो और फिर इसी पर से 3 केस स्टडीज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, वो 3 केस स्टडीज सुनना और समझना आप सभी लोगों के लिए हो जाएगा बहुत ज्यादा जरूरी। साइड और पहले तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपके साथ केस स्टडीज भी डिस्कस करता हूं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडीज की, जो कि डिपेंड होगी, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ना डिमांड और सप्लाई का, उस पर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो चलिए केस स्टडी क्या है, पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, फिर केस आपके सामने एक पीपीटी लाके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। केस कुछ ऐसा है कि अभी हमने डिमांड की बात की थी, तो हमने ये देखा कि जैसे प्राइस होता ना, प्राइस लाइक इंडियन रुपीज में होगा, और जो क्वांटिटी होगी यानी जैसे हम डिमांड बोलते हैं, तो वो डिमांड किस में होगी, डॉलर्स में होगी। तो ऐसा क्यों होता है, सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जब फॉल होती है तो डिमांड बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे प्राइस पहले 100 रुपए थी, जैसे ही घट के 50 हुई, तुरंत हमने डॉलर्स की डिमांड 10 से बढ़ा के 20 कर दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पर और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट पे, वो दोनों की दोनों चीजें पड़ेंगे। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, कि प्राइस के कम होने पर डिमांड क्यों बढ़ती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर, वो बताना है, ठीक है। तो अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, तो स्लाइड आपकी ये रही। तो आप देखिए स्लाइड में इसमें लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस of a foreign currency fall the demand for that foreign currency rises explain why। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, या हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि गिविंग 2 एग्जांपल एक्सप्लेन why there is a rise in demand for foreign currency when its price fall। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब आप इधर आ जाओ, सुनो एक बार, कि जब प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इसका क्यों होता है ऐसा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। कोई भी चीज हम तब ज्यादा खरीदते हैं जब उसकी कीमत कम हो जाती है, और कोई भी चीज हम कम तब खरीदते हैं जब उसकी कीमत बढ़ जाती है। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम कुछ ऐसा करते हैं। बट अब बात उठती है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। दोस्तों आप मेरी बात को सुना, जानते हो ये वाला जो केस है ये डायरेक्टली इंपोर्ट को अफेक्ट करेगा, ये डायरेक्टली इंपोर्ट ओरिएंटेड बनाएगा। इंपोर्ट ओरिएंटेड, सर इंपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमें ये प्रेरित करेगा कि हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें। सर ऐसा क्यों, रीजन सुनो। रीजन ऐसा है कि जैसे मान के चलो ये इंडिया है, ध्यान से समझ लेना, ये पूरी केस स्टडी है, ये हम इंडियन है और ये यूएसए कंट्री है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर मान लो कि हमने कोई माल इनसे खरीदा, ठीक है, इनसे माल कोई खरीदा, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपोर्ट है, बट यूएसए के लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बात है, ठीक है। अब सुनो, मान के चलो कि पहले क्या था, $1 जो था वो 100 रुपए का था। कितने का था, 100 रुपए का। अब वही $1 जो है वो 50 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया, 50 रुपए का। जैसे अभी हमने स्केड्यूल बनाया तो देखा कि जैसे $1 100 रुपए का था और फिर 50 रुपए का हो गया। तो एक बात सोचो, जब हम बाहर से माल मंगाएंगे तो हमें बदले में क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। हमें बदले में क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। तो दिमाग से सोचो, पहले मुझे $1 के कितने रुपए देने पड़े थे, 100, और अब कितने देने पड़ेंगे, 50। तो ऐसे में हम माल ज्यादा खरीदें या अपना माल ज्यादा भेजें, दिमाग से सोचना एक बार। अगर मैं अपना माल बाहर बेचता हूं, मतलब मैंने कोई इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया और वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्सपोर्ट करने से अब मुझे जो डॉलर मिलेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपए, क्योंकि डॉलर के प्राइस कम हो गए। पहले कितने मिल रहे थे, 100 रुपए। तो बताओ ऐसे में एक्सपोर्ट करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट करने से 100 रुपए मिले थे, अब 50 मिले, भैया एक्सपोर्ट बंद करो या कम कर दो। बट अब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले मुझे उसी चीज के, जो चीज मैं पहले बाहर से मंगाता था, आईफोन मान लो, आईफोन मंगाने पर मुझे $1 के कितने रुपए देने पड़ते थे, 100 रुपए। बट अब जब मैं आईफोन मंगाऊं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए। लेट सपोज आईफोन है आपका $1000 का, $100 का, चलो मान लेते हैं
$1 की कीमत 100 रुपए थी। जब मैं पहले आईफोन मंगाता था तो मुझे वो आईफोन अब कितने रुपए का पड़ता था, ये मुझे पड़ जाता था 10,000 रुपए का। ये एग्जांपल चलो 1,000 कर देते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए का आईफोन पड़ता था, लेकिन अब डॉलर के प्राइस कम हो गए, 50 रुपए का हो गया। पर अभी भी जो आईफोन है वो $1,000 का है, लेकिन अब मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 50,000। तो जब आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी तो आप माल बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करोगे। तो याद रखना, जब आपके प्राइस कम होते हैं डॉलर के, तो आप डॉलर की डिमांड बढ़ा देते हो। क्यों? क्योंकि आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि बाहर से माल खरीदेंगे और डॉलर हमें सस्ते पे करने पड़ेंगे, कम पेमेंट होगी, तो इसलिए हम इंपोर्ट बढ़ा देते हैं। तो हम इंपोर्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। क्या बन जाता है? इंपोर्ट ओरिएंटेड। और एक्सपोर्ट को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार देते हैं। तभी कहा जाता है कि हमेशा ये कहना गलत होता है कि हमें एक्सपोर्ट करने से ही फायदा होगा। नहीं, कभी कभी इंपोर्ट करने से भी फायदा हो जाता है, ये बात याद रखना। अब चलो आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ और आप उसका आंसर देखना, ठीक है। तो स्लाइड आपकी ये रही। आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो, सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी है इस क्वेश्चन की कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो आप जानते हो, इट मींस अ रेट दैट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री मे बी एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। अब फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन क्या था वो देखो, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉलो हो रहे हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड पे, और क्यों पड़ेगा? तो यहां पर साफ साफ लिखा है इंपोर्ट ओरिएंटेड, कि हम अपने आप को इंपोर्ट ओरिएंटेड बना लेंगे। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, बिकॉज दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड फॉरेन करेंसी एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सेकंड पॉइंट है, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री, इट मींस लेस होम कंट्री इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉर मोर करेंसी। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, $1 80 रुपए का है, फिर $70 70 का हो गया। सिंस द सेम अमाउंट ऑफ होम कंट्री कैन नाउ बी मोर foreign currency, as a result demand for foreign currency rises, the shape of demand curve for foreign currency is downward sloping। example दे रखा है, जैसे people will like to purchase financial assets in a particular country and people will like to purchase goods and services from the foreign country, and import from the foreign country become cheaper than import of other country will be possible। तो आपने कुल मिला के इधर आ जाओ, देखा कि जब हमारे यहाँ पर प्राइस फॉल होंगे, डॉलर के प्राइस फॉल होंगे, तो उस केस में हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि चीजें हमारे लिए चीपर यानी सस्ती हो जाएंगी खरीदना। आई बात समझे? यस। अब मैं केस कुछ और ले रहा हूं। अब की बार केस क्या होगा वो देखो। अब केस कुछ ऐसा होगा, केस ये है कि अब की बार हमने प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। प्राइस जो पहले 100 रुपए थे, अब बढ़ा के हमने 200 रुपए कर दिए। जब प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां पहले हम $50 लेते थे, अब सिर्फ $10 लेंगे। जहां पहले हम $50 लेते थे, अब सिर्फ हम $10 लेंगे। अब एक बात बताओ, जब प्राइस बढ़ेंगे डॉलर के, तो हम डिमांड तो कम कर देते हैं, वो तो बात समझ आई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का रूल लग जाता है। बट इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, सोच के चलो। वैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्यों होंगे? सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर डॉलर महंगे हो जाएंगे, अगर डॉलर पहले मैंने कौन सा केस लिया था, प्राइस बढ़ाया था कम किया था? पहले मैंने प्राइस आई थिंक कम किया था, अब की बार बढ़ाना है। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर डॉलर के प्राइस जो है, ध्यान से सुनो, अगर डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी जो पहले मुझे $1 50 रुपए का मिलता था, अब वही $1 मुझे 100 रुपए का मिलने लगा, यानी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। समझ आई बात? तो ऐसे में आप बताओ, इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे? पहले हम इंपोर्ट का देखते हैं। इंपोर्ट करने का मतलब है गुड्स आ रहे हैं, मुझे बदले में पेमेंट करनी है। पहले मुझे $1 के लिए 50 रुपए पेमेंट करनी पड़ती थी, अब मुझे पेमेंट 100 रुपए करनी पड़ेगी। क्या करोगे? पेमेंट नहीं करोगे, यानी इंपोर्ट तो बंद कर दोगे या कम कर दोगे। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। जानते हो क्यों एक्सपोर्ट ज्यादा करें? एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा करेंगे क्योंकि मेरे इंडिया का माल जितना बना हुआ हम भेजेंगे, पहले मुझे उसके अगेंस्ट $1 के रुपए कितने मिलते थे? 50। अब अगर वो मुझे $1 की पेमेंट करें तो अब उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। आई बात समझे? तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो चीज एक्सपोर्ट करने से हमें डॉलर मिलते थे, पहले उनकी कीमत 50 रुपए थी, अब उसी की कीमत 100 रुपए हुई, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। इसीलिए कहा गया हम क्या बनेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन जाएंगे। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। स्लाइड आपके सामने ये रही। तो स्लाइड में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इट्स डिमांड फॉल, एक्सप्लेन व्हाई। चलो आंसर में सबसे पहले हमने लिखा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो वही लिखा हुआ, इट इज अ रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री मे बी एक्सचेंज फ्रॉम करेंसी ऑफ अनदर कंट्री।
अब इसमें फैक्ट ऑफ क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, तो डिमांड कम हो जाएगी और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन जाएंगे, बिकॉज दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड फॉरेन करेंसी एंड डिमांड फॉर कमोडिटी। व्हेन एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री, एक मिनट में दोबारा रिपीट करता हूँ उस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है, विद एक्सचेंज रेट राइजेस इन टर्म्स ऑफ होम कंट्री, इट मीन्स मोर होम कंट्री इज रिक्वायर्ड टू बाय मोर फॉरेन करेंसी। $1 जो पहले 70 का था वो 80 का हो गया। सिंस the amount of home currency can now buy less foreign currency, as a result demand for foreign currency fall. Example जैसे है, people will like to purchase goods and services from other country because import of from the country become costly. People will like to purchase financial assets in a particular country. बोलो ये चीज आपको समझ आई? यस सर, ये हमें बिल्कुल चीज समझ आ गई है। अब आप आ जाओ इधर। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो स्लाइड बहुत इजी है, ठीक है। अब ये जो स्लाइड्स मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक स्लाइड और दिखाऊंगा। अब उस जैसे अभी हमने डिमांड के दोनों केस किए, पहले हमने डिमांड को बढ़ाया, अब हमने डिमांड को कम किया, इसी तरह अब हम सप्लाई को भी बढ़ाएंगे, सप्लाई को भी कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम प्राइस को हटा देते हैं और इस डिमांड की अभी हम लिखेंगे सप्लाई। क्या लिखेंगे? सप्लाई। अच्छा, तब क्या होगा जब प्राइस 100 से बढ़कर 200 हो रही हो तो सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? सर ऑब्वियस बात है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो सप्लाई भी हमारी बढ़ेगी। 1000 यूनिट से बढ़कर $1000 से बढ़कर $2000 की सप्लाई हमने बढ़ा दी। तो देखो जब प्राइस बढ़ती है तो डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है। आई बात समझे? बट इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ये बताओ। चलो एक काम करते हैं, इसको आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी अब मैं स्लाइड शो करता हूं ताकि डायरेक्टली हम अपने आंसर पर आ जाएं, ठीक है। तो आपकी स्लाइड ये रही। तो स्लाइड देखेंगे तो इसमें साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इट्स सप्लाई आल्सो राइजेस। क्यों? When price of foreign currency rises, as a result supply are also rises due to home country goods become cheaper to furnished because home currency is depreciation in value. As a result demand for home country export should be increases, exchange rate और also increases। नीचे सारे पॉइंट दे रखे हैं। अब जानते हो क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चीज को कराना एक टाइम पास है। इधर आओ, स्लाइड से आप पूरा अपना पढ़ लेना, क्योंकि आपने डिमांड वाला पढ़ लिया तो सप्लाई तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब मैं टाइम पास आपके साथ नहीं करूंगा। 3 केस स्टडी करा दिए, चौथी केस स्टडी का आंसर आप मुझे खुद दोगे। क्वेश्चन जानते हो क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम क्यों होती है, उसके पीछे रीजन बताओ, और इसमें हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे या इंपोर्ट बढ़ाएंगे, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पूरा टाइप करना पड़ेगा। आई नो कि 4-5 लाइनें लगेंगी, बट हाँ टाइप करोगे उससे आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा और मुझे लगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो और आंसर भी साथ साथ दे रहे हो, ठीक है। तो ये हमने अपने पास 3 केस स्टडी कर ली। एक केस स्टडी मैंने आपको होमवर्क में दे दी है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा, फिर उसका नाम हम डिक्टेट करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम करेंगे। तो पहले आप एक काम करो कि जो आपको मैंने क्वेश्चन भेजे, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर अभी के अभी दो, इसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू देखना, ठीक है दोस्तों। टॉपिक का आखिरी पार्ट, इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी पार्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग होता है आई नो, बट मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सुनो मेरे साथ, बस लास्ट के 5-10 मिनट बचे, चैप्टर फिनिश होने वाला है। एक बात बताओ, जब हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब हम एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ वो 3 तरीके क्या होते हैं। कमेंट करो तुरंत के तुरंत और बताओ वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं। पढ़ा चुका हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के तरीके, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने कमेंट करना वो कर ही दिया होगा, नहीं करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक आपका होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। और एक आपका होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक आपका क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और एक आपका होता है हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम, हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोला जाता है, जिसे मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, 2 नाम है इसके, ठीक है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो डॉलर के या जो भी फॉरेक्स की जो भी प्राइस होगी वो डिटरमाइन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, और आप जानते हो इसके अंदर दो तरीके थे आपके, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटेन वुड मेथड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड होगी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा, मतलब मार्केट फोर्स भी डिटरमाइन करेंगे और थोड़ा प्लस माइनस उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक भी कर सकती है, ठीक है। ये होता है हाइब्रिड। क्या होता है कि जब हम प्राइस के साथ फ्लक्चुएशन करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आपकी करेंसी रीवैल्यू होगी या फिर आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी। ये चीजें होती हैं जिसे हम डीवैल्यूएशन भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो उसी को डीवैल्यू कहते हैं। अभी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद करना है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डीवैल्यू होता है और रीवैल्यू होता है। कैसे होता है वो सुनो। देखो जो रीवैल्यू से पॉजिटिव बोला जाता है और डीवैल्यू को थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में लिया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि $1 जो पहले 100 रुपए का था, अब वही $1 जो है वो 50 रुपए का हो गया है, ठीक है। अब ये बताओ, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंडिया को ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? सर ये फायदे का सौदा है कि जहां पहले $1 के लिए इंडियन करेंसी 100 रुपए देनी पड़ती थी, अब वहीं हमें 50 रुपए देनी पड़ रही है। तो मुझे बताओ अपने कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? सर इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जहां पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, अब सिर्फ 50 रुपए देने पड़े हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीवैल्यू। क्या बोलते हैं? रीवैल्यू। आई बात समझे? इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास $1 जो है वो पहले 150 रुपए का था, अब वही $1 बढ़कर 200 रुपए का हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि पहले मुझे $1 खरीदने के लिए 150 रुपए देने पड़ते थे, अब वही डॉलर खरीदने के लिए 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि मेरी इंडियन करेंसी ज्यादा जा रही है, मेरी इंडियन करेंसी की ज्यादा पेमेंट हो रही है, यानी मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, मेरी इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। समझ आई बात कि डीवैल्यू किससे बोलते हैं? यस सर। तो ये रीवैल्यू और डीवैल्यू जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ये किसके साथ यूज करते हैं? जब हमारे पास कौन सा सिस्टम हो? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यू और डीवैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना, हमें जो भी बात करनी है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से करनी है। ये मत करना कि फॉरेन की तो वैल्यू बढ़ गई घट गई, नहीं, हमें अपनी करेंसी की वैल्यू के बारे में जानना है, ठीक है। बात करते हैं फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल में इसी चीज को कहा जाता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और आपका डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन? वो देखो, एप्रिसिएशन मतलब पॉजिटिव होता है, डेप्रिसिएशन मतलब नेगेटिव होता है। सेम चीज है, वही है कि अगर $1 के लिए आप जहां पहले 100 रुपए देते थे, अब वही $1 के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, डोमेस्टिक करेंसी आपकी क्या होगी? एप्रिशिएट हो गई है। क्योंकि पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, 50 देने पड़ते, कम देने पड़े, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, जिसे बोलते हैं एप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन किसे बोलते हैं? कि अगर मैं कहूँ $1 के बदले पहले आपको 100 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको $1 के बदले 150 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये हो गया आपका डेप्रिशिएशन, कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। मतलब मोटा मोटी आपने क्या सीखा? ये सीखा कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, और रीवैल्यू और डीवैल्यू का जो सिस्टम होता है वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। बात करते हैं हाइब्रिड की। दोस्तों हाइब्रिड की हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमें तो बस ये करना है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रीवैल्यू और डीवैल्यू का मतलब क्या होता है, या एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है? तो मेजर डिफरेंस यही होता है कि रीवैल्यू डीवैल्यू को यूज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में करते हैं, और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यूज करते हैं। यही है इसका, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर सक्सेसफुली हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट कर लिए। 15 दिन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो मैं बता दूं, हमने डे 1 से लेकर डे 2, 3, 4, 5 कर दिए थे। 15 दिन के अंदर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कर दिए, कंप्लीट कर दिया। आप चाहें तो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक एक चीज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।